नमस्कार दोस्तों। आज है 25 अगस्त 2026 और हम आपके लिए लाए कुछ महत्वपूर्ण खबर जो हम सवालों के माध्यम से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले खबर से। हाल ही में स्पेस वॉक पूरा करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोफी एडोनोट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो सवाल है वो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ है और हमें सोफी एडोनोट का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि सोफी एडोनोट ने स्पेस वॉक पूरा करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और वह स्पेस वॉक पूरा करने वाले पहले फ्रांसीसी महिला बनी है और साथ ही वो ऐसा करने वाले दूसरे यूरोपीय महिला अंतरिक्ष यात्री भी बनी है। तो आपके एग्जाम के लिए जो कुछ स्टैटिक जीके उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सोफी एडोनेट फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री हैं और इनका संबंध जो है वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए से है। अब सवाल बन सकता है कि स्पेस वॉक को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी यानी ईवीए कहते हैं। जब कोई एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट से सुरक्षित आंतरिक वातावरण में बाहर निकल करके कोई अंतरिक्ष से रिलेटेड काम करता है तो उसे एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? ईवीए कहा जाता है। अब ईएसए को भी बात करें क्योंकि इसका नाम तो जो आया है, तो इसका पूरा नाम हो गया यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जिसका स्थापना 1975 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगर हम बात करें दोस्तों, तीसरा नाम जो सबसे जरूरी है याद रखने वाला है अंतरिक्ष से जुड़े हुए, वो है अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे दुनिया के पहले मानव जो थे वो यूरी गागरिन थे, जिन्होंने 1961 में अंतरिक्ष यात्रा की। और अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया की पहली महिला अगर हम बात करें दोस्तों तो वो वेलेंटिना तरकोशोवा है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर हम भारत का देखें तो भारत की अगर बात करें तो भारत में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय जो थे वो राकेश शर्मा थे, जो 1984 में गए थे। तो इस टॉपिक का सबसे जो मेन है वो आपको याद रखना है। अंतरिक्ष से जुड़े हुए सवाल जितने हैं वो यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला खबर है दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल एंटी सबमरीन जो वारफेयर सेलो है, वाटरक्राफ्ट ASWSWC श्रृंखला का तीसरा जहाज कौन सा है? भारतीय नौसेना में शामिल एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो है ना, वाटरक्राफ्ट यानी कि ASWSWC श्रृंखला का तीसरा जहाज कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा INS मंगरोल यानी ऑप्शन सी। दोस्तों ये सेना से जुड़ी हुई संबंधित सवाल है और अगर हम बात करें तो INS मंगरोल जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और यह एंटी सबमरीन जो वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट यानी कि ASW और SWC श्रृंखला का तीसरा जहाज है। अगर हम बात करें ASW तो इसको पूरा नाम होता है एंटी सबमरीन वारफेयर है ना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दुश्मन की जो पनडुब्बी है उसको पता लगाना, उसे ट्रैक करना और जब जरूरत पड़े तो उसको निष्क्रिय करना। अगर हम दोस्तों बात करें भारतीय नौसेना का, तो भारतीय नौसेना हमारे देश की समुद्री सीमाओं और समुद्री हितों की सुरक्षा करती है और इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अगर हम बात करें इंडियन नेवी का, तो इंडियन नेवी दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका संबंध जो दोस्तों 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसके ऑपरेशन ट्रायडेंट से है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है श नौ वरुण है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। और हमारे देश में जो भारतीय नौसेना है उसके 3 प्रमुख कमान है, उसको भी आपको याद रखना है। पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान और दक्षिणी नौसेना कमान। ठीक है दोस्तों, अगला खबर देखते हैं। भारत में लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराने जीवन के प्रमाण कहाँ खोजे गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिबुम क्रेटेन। ये ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये हमारे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत में लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराने जीवन के जो प्रमाण है वो खोजे गए हैं और इसका संबंध कहाँ से है? सिबुम क्रेटन से। तो सबसे पहले क्रेटन को समझना होगा। अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी की जो महाद्वीपीय भूपट्टी का वो हिस्सा होता है जो बहुत प्राचीन और लंबे समय से स्थिर रहा हो, उसे हम क्रैप्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैप्टन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो क्रैटन होता है ये एक बहुत ही पुराना हिस्सा होता है, बहुत ही प्राचीन होता है और काफ़ी स्थिर होता है। और सिबुम क्रेटन जो है वो मुख्य रूप से ये पूर्वी भारत के देखा जाए तो ये एक भूवैज्ञानिक क्षेत्र है और इसका विस्तार अगर हम बात करें तो ये झारखंड और उड़ीसा तक फैला हुआ है। अब सवाल एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि जो पृथ्वी की वायु है वो कितनी मानी जाती है? तो अगर देखा जाए दोस्तों तो पृथ्वी की जो वायु है अनुमानित जो है वो 4.5 अरब वर्ष है। ठीक है, अगर पृथ्वी की जो शुरुआती इतिहास हो अगर उसको समझना हो तो वैज्ञानिक प्राचीन चट्टानों और जीवाश्म संकेतों का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी के पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास को व्यवस्थित रूप से समझने में जो है एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल।
उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी के जो सबसे बाहरी परत है उसको क्रस्ट यानी भूपट्टी कहते हैं। और पृथ्वी की 3 प्रमुख आंतरिक परतें होते हैं, जैसे क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। ठीक है, आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको 3-4 ऐसे चीज़ है जिसको याद रखना होगा, क्रम बाय क्रम रखना होगा। तो सबसे पुराना जो होता है हमारा, जो देखा जाए जो चट्टान है, वो है धारवाड़ क्रम। ये जो क्षेत्र है ये सबसे पुराना है, धारवाड़ क्रम। और उसके बाद अरावली, फिर सिंहभूम क्रैटन और फिर बुंदेलखंड क्रैटन। तो इसको भी आपको क्रम बाय क्रम रखना। पहला क्रम क्या हो गया, धारवाड़ क्रम, फिर अरावली, फिर सिंहभूम क्रैटन और फिर बुंदेलखंड क्रैटन। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को मान्यता देते हुए नवंबर में अवकाश मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। तो दोस्तों, हाल ही में कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी है ना, कैलिफोर्निया ने जो है दिवाली में अवकाश जो है वहाँ पर एक प्रस्ताव था वो पारित कर दिया है। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है। और कैलिफोर्निया विधानसभा ने दिवाली को मान्यता देते हुए नवंबर में अवकाश मनाने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया है। और इसी बहाने में देखा जाए तो कैलिफोर्निया की अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख राज्य है, जो जिसकी राजधानी अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी सैक्रामेंटो है। कई बार विद्यार्थी जो है वो लॉस एंजलिस को राजधानी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉस एंजलिस जो है वो कैलिफोर्निया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, और यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध, जिसको हम बोलते हैं, सबको जानता है, सिलिकॉन वैली। तो जो सिलिकॉन वैली है वो यही कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर क्योंकि अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका से रिलेटेड जो भी स्टैटिक है हम उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका का, तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। टोटल 50 राज्य हैं और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। अब यहाँ सवाल क्योंकि दिवाली से आया हुआ है तो दिवाली से भी एक बात करते हैं, क्योंकि ये भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे प्रकाश के पर्व के रूप में भी माना जाता है। भारत के अलावा दुनिया में बहुत सारे देशों में जहाँ भारतीय लोग रहते हैं वहाँ जो है दिवाली व्यापक रूप से मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय सेना ने पंजाब में ड्रोन ऑपरेशन और डिफेंस के लिए अपनी पहली किस बटालियन की स्थापना की? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाज बटालियन। यह सवाल जो दोस्तों डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और भारतीय सेना ने पंजाब में ड्रोन ऑपरेशन और डिफेंस के लिए अपनी पहली जो बाज बटालियन है उसको स्थापना किया है। सबसे पहले ड्रोन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको समझना जरूरी है। अगर हम बात करें ड्रोन, तो ये सामान्यतः अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, यानी कि यूएवी इसको कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें संचालन के लिए कोई मानव पायलट की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना मानव पायलट के ही वो चल सकता है। और आज के समय में आपको पता है कि मिलिट्री ऑपरेशन में जो ड्रोन है वो काफ़ी इससे उसका महत्व जो बढ़ गया है। खास करके चाहे निगरानी करना हो, टोही हो, या लक्ष्य की पहचान करना हो, या जो सैन्य अभियान है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप ड्रोन के इस्तेमाल पढ़ ही रहे हैं तो काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका उद्देश्य होता है जो शत्रुतापूर्ण, जो अनऑथराइज्ड ड्रोन है उसकी पहचान करना और उसे सुरक्षा प्रदान करना। अब क्योंकि हम ड्रोन से पढ़ रहे हैं तो भारतीय सेना भी इसमें शामिल है। तो भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत के राष्ट्रपति जो है वो सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। और हर साल 15 जनवरी को भारत में आर्मी डे यानी सेना दिवस भी मनाया जाता है। और इसका संबंध जो है आपको पता होगा 15 जनवरी 1949 से है, जब के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत करके इतिहास रचने वाले पहले भारतीय महिला युगल जोड़ी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। तो हाल ही में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है और उसमें भारत की तरफ से जो है देखा जाए तो महिला युगल जोड़ी है वो कांस्य पदक जीत करके इतिहास रचे हैं। उनका नाम क्या है? तो ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद्र, ऑप्शन ए। ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद्र, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका स्पोर्ट करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद्र है वो भारतीय महिला युगल जोड़ी हैं। उन्होंने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है वो कांस्य पदक जीत करके इतिहास रचा है। अब सवाल आता है कि ये BWF है क्या? तो दोस्तों अगर हम बात करें BWF का, तो इसका पूरा नाम होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और यह बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय जो शासी संस्था में से एक है। BWF की स्थापना 1934 में हुई है और इसका मुख्यालय जो कुआलालंपुर मलेशिया में है। अब क्योंकि यह स्पोर्ट्स से बातें चल रही है तो ओलंपिक को हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो ओलंपिक से कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर जो हम आपको बता रहे हैं कि बैडमिंटन को ओलंपिक गेम्स में जो है ऑफिशियल मेडल स्पोर्ट के रूप में 1992 में जो बार्सिलोना ओलंपिक हुआ था उसमें शामिल किया गया था। अगर हम भारत के बैडमिंटन के इतिहास को देखा है तो 3-4 नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं वो हैं प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने 1980 में
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था। उसके बाद नाम आता है पुलेला गोपीचंद, जो 2001 में पुरुष एकल खिताब जीते थे। अगर ओलंपिक की बात करें तो साइना नेहवाल ओलंपिक बैडमिंटन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बने। और वही पीवी सिंधु जो 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीत करके भी इतिहास रचा। तो ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आपका सवाल था, खबर था, इसको आपको याद करना है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, लौसाने डायमंड लीग 2026 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? जो लौसाने डायमंड लीग 2026 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा। दोस्तों ये भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है और नीरज चोपड़ा ने हाल ही में जो लौसाने डायमंड लीग 2026 में उन्होंने रजत पदक जीता है। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो वे एक प्रमुख जेवलिन थ्रो हैं भारत के, यानी भाला फेंक खिलाड़ी हैं। आपको पता होगा कि जो जेवलिन थ्रो एथलीट होता है वो एक भाला फेंकते हैं और उसमें नीरज चोपड़ा जो है वो भारत में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किए हैं। उन्होंने एक टोक्यो ओलंपिक में अगर देखा जाए तो उन्होंने भाला फेंक करके स्वर्ण पदक भी जीता था। और यह स्वतंत्र भारत के लिए एथलीट्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल भी है, इसको भी आपको याद रखना है। सवाल बन सकता है कि स्वतंत्र भारत के लिए पहला एथलीट्स में जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता था? तो आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा ने। किस गेम के लिए? तो जेवलिन थ्रो के लिए। ठीक है। अब एथलीट्स की इंटरनेशनल अगर हम कुछ बॉडीज की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड एथलीट्स जिसको हम बोलते हैं IAAF, उसको भी समझना होगा। ठीक है। तो ये पूरे जो एथलीट्स होता है उसको ये देखभाल करती है, उसको ये रेगुलेट करने का काम करती है। यहाँ पर जिस डायमंड लीग की बात हो रही है वो विश्व स्तर की प्रमुख वार्षिक ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन में सीरीज है। अब जो लौसाने को आप अगर बात करें, क्योंकि ये लौसाने में हो रहा है, तो ये लौसाने जो है स्विट्जरलैंड में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। अगर हम बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के बहुत सारे जो खेल है उसका यहाँ आयोजन किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि जो IOC है उसका भी मुख्यालय लौसाने स्विट्जरलैंड में भी है, इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले खबर पर। अगला खबर है, भारत में नेशनल स्पेस डे 2026 किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त, ऑप्शन सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। भारत में नेशनल स्पेस डे जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ये कार्यक्रम है और हर साल जो है वो 23 अगस्त को इसको मनाया जाता है। अब सवाल आता है कि 23 अगस्त ही क्यों? तो इसका संबंध है चंद्रयान 3 का ऐतिहासिक सफलता से। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 है वो उसकी जो विक्रम लैंडर है ना वो चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के जो याद में भारत में 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के तो उसका जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, इसको भी आपको याद रखना है। इस मिशन में भारत के अगर बात करें तो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने संचालित किया था। और इसरो की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका स्थापना 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और बहुत ही पुराना है लेकिन फेवरेट है, वो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सवाल ये बन सकता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला जो खबर है वो देखते हैं। CSIR NICPR ने अपनी हिंदी विज्ञान पत्रिका की प्लैटिनम जुबली के अवसर पर किस कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ऑप्शन बी, विज्ञान प्रगति। तो ये साइंस कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। CSIR NICPR ने हाल ही में हिंदी विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति की जो प्लैटिनम जुबली के अवसर पर कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। अब यहाँ हम सबसे पहले CSR को समझते हैं। CSIR जो अगर इसका पूरा नाम देखें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। यह भारत की प्रमुख वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में से एक है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अब NICPR जो है उसकी पूरा देखते हैं। NISPR ये थोड़ा लंबा है लेकिन उसको ध्यान से याद रखना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। जो NISPR है इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो विज्ञान संचार तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो इनोवेशन है उससे संबंधित पॉलिसी बनाना और रिसर्च करना। ये अगर बात करें तो ये CSIR का ही एक समझो तो लेबोरेटरी है जहाँ पर ये सारे काम किए जाते हैं। यहाँ प्लेटिनम जुबली का अर्थ याद रखना होगा, क्योंकि प्लेटिनम जुबली जो है वो कब मनाया जाता है? तो जब 75 किसी भी कार्य में, खास करके क्योंकि हम यहाँ सवाल पढ़ रहे हैं साइंस से जुड़ा हुआ है, तो 75 वर्ष पूरे होने पर जो है वो प्लेटिनम जुबली मनाई जाती है किसी भी कार्य में। अगर हम बात करें साइंस कम्युनिकेशन तो इसका उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक जानकारी को केवल वैज्ञानिक तक सीमित न रख करके ये आम लोगों तक पहुंचाना और उनका भरोसा जीतना। ठीक है। तो ये चीज़ें जो फैक्ट है आपको सब याद रखना है। ठीक है। अगला जो खबर है उस पर चलते हैं।
भारत का पहला लार्ज स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। ये आपका एनवायरनमेंट और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है। भारत का पहला जो लार्ज स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अब बात आती है बायोपॉलीमर क्या होता है। ऐसे पॉलीमर जो जैविक स्रोतों से प्राप्त हो या जैविक आधारित प्रक्रियाओं से निर्माण किया जाए, उसे हम बायोपॉलीमर कहते हैं। और इसका अध्ययन जो है वो कन्वेंशन पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक से भी देखा जाए तो उसके विकल्प के संदर्भ में भी किया जाता है। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना होगा कि हर जो बायोपॉलीमर का जो बायोडिग्रेडेबल होना जरूरी नहीं है। यानी कि जो बायोपॉलीमर है वो बायोडिग्रेडेबल हमेशा एक ही चीज़ के लिए नहीं होते हैं। अब पॉलीमर का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पॉलीमर जो है ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिल करके बनते हैं, और इन छोटे यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमर्स कहा जाता है। अगर प्राकृतिक पॉलीमर के उदाहरण की अगर हम बात करें तो सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन, ये सारे जो हैं ये पॉलीमर है। अब उत्तर प्रदेश, क्योंकि सवालों में खबर में आया है, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी लखनऊ ही है। भारत की सबसे जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ गंगा यमुना जो है प्रमुख नदियाँ बहती है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो नेपाल से भी लगती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक है, इसको आपको याद रखना है। अगला खबर है, खगोलविदों द्वारा खोजे गए लगभग 170 मिलियन वर्ष पुराने रॉकी मेगा अर्थ का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको स्टार मार्क कर लेना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों GJ 532b। तो GJ 532b ऑप्शन हो गया आपका ए। GJ 532b ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल है। हाल ही में जो खगोलविदों ने लगभग 170 मिलियन वर्ष पुराने जो रॉकी मेगा अर्थ यानी कि GJ 532b है उसका खोज किया है। अगर हम इस प्रश्न के साथ देखा जाए तो एक्सप्लेनेट का कॉन्सेप्ट को जरूर समझना होगा। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर किसी दूसरे तारे की जो परिक्रमा है उसको करने वाले ग्रह को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेट कहते हैं। तो जो एक्सोप्लैनेट है ये जो हमारे पृथ्वी के अलावा और जो बाहरी जो सोलर सिस्टम से बाहर है, जो तारों की परिक्रमा करता है, इसको साधारण भाषा में कहते हैं एक्सोप्लैनेट। अगर किसी ग्रह को रॉकी प्लेनेट कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो मुख्य रूप से ठोस और चट्टानी पदार्थों से निर्मित है, क्योंकि नाम से ही रॉकी प्लेनेट है। तो रॉकी प्लेनेट का मतलब क्या है? वो ठोस और चट्टान से बना हो। और वही अगर सुपर अर्थ यानी मेगा अर्थ जैसे शब्द अगर बोला जाए तो पृथ्वी से अधिक दर मानने वाले कुछ जो है एक्सोप्लैनेट का वर्णन ये इसको माना जाता है। अब सवाल है कि जो वैज्ञानिक इतने दूर स्थित ग्रहों को खोजते हैं कैसे? एक महत्वपूर्ण तो है ये। तो ये टेक्निक है, ट्रांजिट मेथड जिसको बोला जाता है। इसमें जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की जो दिखाई देने वाली चमक है बहुत हल्की मानी जाती है, हल्की होती है, हल्की थोड़ी कमी होती है। और वैज्ञानिक इसी बदलाव को माप करके देखते हैं कि ग्रह की जो उपस्थिति है वो कहाँ है। और दूसरी सबसे टेक्निक है रेडियल वेलोसिटी मेथड। रेडियल वेलोसिटी मेथड, ठीक है। तो ये दो आपको मेथड याद रखना होगा जिससे पता चलता है कि ग्रहों की खोज कैसे की जाती है। एक है ट्रांजिट मेथड और दूसरा है रेडियल वेलोसिटी मेथड। अब सोलर सिस्टम की कुछ जो स्टैटिक है उसको हम याद कर लेते हैं। जैसे हमारे सौरमंडल में कुल कितने 8 ग्रह हैं, और पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। तो ये था आपका आखिरी खबर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।